गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम जानेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, उसके किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उसके क्या नॉर्मल वैल्यू होते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, क्यों करना जरूरी है, अगर कोई पेशेंट है उनकी किडनी डिजीज है तो उनके क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, वैसे पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए और हमें अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट क्या है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट है, उसी का दूसरा नाम है रीनल फंक्शन टेस्ट। उसके लिए एब्रिविएशन यूज करते हैं कैएफटी या आरएफटी, उसे शॉर्ट में बोलते हैं कैएफटी या आरएफटी। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ एंजाइमेटिक टेस्ट का कुछ एंजाइम्स का टेस्ट करते हैं और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट का टेस्ट करते हैं। तो किडनी फंक्शन टेस्ट से पता चलता है कि किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं है। अगर कोई पेशेंट है वो किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो पता चल पाता है। तो अब किडनी फंक्शन टेस्ट का क्या क्या पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर है यूरिया। जो यूरिया है वो क्या है, वो बाई प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, मतलब प्रोटीन का ही एंड प्रोडक्ट है यूरिया। ये प्रोटीन है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बना हुआ है, तो ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो वापस अमीनो एसिड बनेगा। फिर ये अमीनो एसिड में का डीएमिनेशन होगा, डीएमिनेज एंजाइम से, तो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अब ये अमोनिया क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। इसके अगर किसी के बॉडी में अमोनिया का एक्युमुलेशन हो रहा है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेगा, स्वेलिंग होगा। और ये अमोनिया है वो रेडिली अवेलेबल नहीं है कि किडनी वाटर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके, तो इसे सबसे पहले यूरिया में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो अमोनिया है उसे वो लीवर के पास जाता है और लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब ये यूरिया हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं है। अब ये यूरिया क्या है कि ये यूरिया का कोई बॉडी में फंक्शनल रोल नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके इसे किडनी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाना चाहिए, तो इसे एक्सक्रीट आउट किडनी करेगा। अब किडनी है वो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। नेफ्रॉन का एक पार्ट है ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस का काम है कि सारी चीजों को फिल्टर करना, वो यूजफुल हो या अनयूजफुल हो, दोनों को ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर कर लेता है। तो यूरिया तो हमारे लिए मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो इसका भी ग्लोमेरुलस क्या करेगा, फिल्टर कर लेगा, और फिल्टर करने के बाद ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर लेगा। लेकिन वैसा पेशेंट जिनका किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, तो वैसे पेशेंट में क्या होगा कि यूरिया का फिल्टर ही नहीं हो पाएगा। जब यूरिया का फिल्टर नहीं हो पाएगा तो ये वापस ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और ब्लड में यूरिया एक्युमुलेट होने लगेगा। अब अगर कोई पेशेंट है उसमें अगर यूरिया का लेवल बढ़ रहा है तो उसमें नोजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग भी हो सकता है। नोजिया मतलब होता है कि वॉमिटिंग का फील होना, वॉमिटिंग भी हो सकता है, स्वेलिंग, एडिमा देखने को मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा बर्न। ये बर्न क्या होता है, बर्न क्या है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये यूरिया नाइट्रोजन है। अगर इसे हम लोग टेस्ट करते हैं तो ठीक है, वरना ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, यूरिया से। यूरिया को अगर हम लोग 2.14 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा बर्न रहेगा यूरिया नाइट्रोजन। और अगर मुझे यूरिया नाइट्रोजन पता है तो उसे हम लोग 2.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूरिया का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या है, क्रिएटिनिन क्या है कि ये अमीनो एसिड का मिक्सचर है। कौन कौन सा अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड मिलकर बना है, ये अर्जिनिन, ग्लाइसिन और मिथियोनिन। ये अब क्रिएटिन का हमारे बॉडी में क्या रोल है, ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मींस क्रिएटिन क्या करता है, मसल्स को, ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे, ये क्रिएटिन क्या, हाई एनर्जी फॉस्फेट है जो मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर इस पे क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज या क्रिएटिन काइनेज एंजाइम एक्ट करे तो दोनों सेम है, क्रिएटिन काइनेज या क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। ये एंजाइम अगर क्रिएटिन पे एक्ट करता है या तो कैटालाइटिक एक्शन होता है इस पे, तो ये क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन होता है, क्रिएटिनिन। और हमें क्या मिलता है, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एटीपी। तो अब ये क्या है कि क्रिएटिनिन मेटाबॉलिक वेस्ट है, क्रिएटिनिन का बॉडी में कोई रोल नहीं है, जितना जल्दी हो सके इसे एक्सक्रीट आउट होना चाहिए। तो इसे कौन फिल्टर करेगा, इसे कौन बाहर निकालेगा, ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन है उसका कौन सा पार्ट, ग्लोमेरुलस पार्ट। तो अब क्या है कि क्रिएटिनिन का एक्सक्रीट आउट ग्लोमेरुलस उसे फिल्टर करेगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा। लेकिन वैसा पेशेंट जिनमें क्या किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, तो वैसे में क्या होगा कि ये क्रिएटिनिन का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा और ये वापस ब्लड स्ट्रीम में चल जाएगा और ये क्रिएटिनिन एक्युमुलेट होने लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज क्या है, 3 to 7.5 मिलीग्राम पर डीएल।
मीन 3 to 75 मिलीग्राम होना चाहिए किसमें, डेसीलीटर में। अगर हम 100 ml लेते हैं, 1 डेसीलीटर मीन्स 100 ml, अगर हम लोग 100 ml सीरम लेते हैं तो उसमें 7.5 मिलीग्राम यूरिक एसिड होना चाहिए। अच्छा, हम लोग जो किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं वो सैंपल किस में लेते हैं, तो ये वेनस सैंपल लेते हैं, और ये वेनस सैंपल हम लोग रेड वाइल में लेते हैं। जो रेड वाइल होता है उसमें कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं होता है, इसमें अगर कुछ होता भी है तो वो होता है क्लॉट एक्टिवेटर्स, जो क्या करता है ब्लड को क्लॉट करवाता है, और उससे फिर हम ब्लड जब क्लॉट कर जाएगा तो 15-20 मिनट्स के बाद हम लोग क्या करते हैं उसे सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। जब सेंट्रीफ्यूज होता है तो क्या होता है, सेल से वो सेटल डाउन हो जाता है, और जो फ्री पार्ट सुपरनेटेंट पार्ट बचता है वही हमारा सीरम होता है, और वही सीरम से हम लोग ये टेस्ट कर रहे होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट यूरिक एसिड। तो ये यूरिक एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है हमारे बॉडी में, तो यूरिक एसिड है वो प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट है। अब ये प्यूरिन क्या है, प्यूरिन है वो डीएनए और आरएनए का कंपोनेंट है, डीएनए आरएनए और प्यूरिन से ही बना हुआ है, और ये प्यूरिन एनर्जी को, सेल को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये प्यूरिन पे अगर जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब और ये यूरिक एसिड का कोई मेटाबॉलिक फंक्शनल रोल नहीं है, तो इससे क्या करता है, किडनी इस यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देता है। अब अगर क्या है कि कोई पेशेंट का किडनी खराब है, किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, तो उसमें यूरिक एसिड एलिवेट होने लगता है, यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन होने लगता है, और इसके कारण क्या देखने को मिलेगा, किडनी स्टोन, गट। किडनी स्टोन क्या है कि यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन होने लगेगा, तो उसी के कारण किडनी स्टोन हो सकता है। यही यूरिक एसिड का अगर एक्युमुलेशन होने लगे तो वो ज्वाइंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा, जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाएगा और ज्वाइंट पेन होगा। नेक्स्ट, अब ये यूरिक एसिड का क्या है कि अगर किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है तो यूरिक एसिड का लेवल एलिवेट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग प्यूरिन कंटेनिंग फूड ज्यादा ले, ये प्यूरिन है हमारे बॉडी में भी इसका फॉर्मेशन होता है, और हम लोग इसे फूड सोर्स से भी लेते हैं। तो फूड सोर्स लाइक की रेड मीट है या तो कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्यूरिन का फॉर्मेशन भी होता है। तो अगर हम लोग जब बहुत ज्यादा प्यूरिन कंटेनिंग फूड ले रहे हैं तो हमें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन। तो जो नेफ्रॉन है उसका पार्ट क्या क्या था, एक ग्लोमेरुलस था। ग्लोमेरुलस का काम था क्या था कि फिल्टर करना, सारी चीजों को फिल्टर करना, या तो वो यूजफुल हो या अनयूजफुल हो। फर्दर क्या करता है कि जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या तो फिर लूप ऑफ फैनल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट्स है, उसका काम क्या है कि रीअब्जॉर्प्शन करना, मतलब जो जरूरत की चीज है उसे रीअब्जॉर्ब करके रख लेना, और जो वेस्ट है उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देना। तो ये प्रोटीन तो हमारे लिए जरूरत की चीज है, ये हमारे लिए यूजफुल चीज है, तो इसे क्या करता है कि पीसीटी है वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है किससे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से, लूप ऑफ फैनल से, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से, कलेक्टिंग डक्ट से। नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग और क्या क्या टेस्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग सोडियम करते हैं। सोडियम हम लोग डिनोट करते हैं Na से, क्योंकि सोडियम का केमिकल नेम है वो नेट्रियम है। इसीलिए इसे हम लोग डिनोट करते हैं Na से। चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 2 8 1, तो ये 1 आयन को क्या करेगा कि डोनेट कर देगा, इसीलिए ये 1+ होता है। तो ये 1 आयन को डोनेट करके स्टेबल हो जाएगा सोडियम, इसीलिए Na1+, क्योंकि 1 आयन को ये डोनेट कर दे रहा है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम क्या है कि इसे डिनोट करते हैं K से, क्योंकि पोटेशियम का केमिकल नेम है वो है कैलियम, इसीलिए इसे डिनोट करते हैं K से। अब इसका भी एटॉमिक नंबर है वो है 19, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 8 1, तो 19 हो गया। अब ये 1 आयन को क्या करेगा कि डोनेट कर देगा, तो ये 1 आयन को डोनेट करके स्टेबल हो जाएगा। चूंकि ये 1 आयन को डोनेट किया इसलिए ये 1+ है। अब क्लोराइड का भी क्या है कि वो 1 आयन को ले रहा है, इसीलिए वो 1- है। नेक्स्ट कैल्शियम 20, ये 2 आयन से डोनेट कर रहा है, इसीलिए 2+ है। अब अगर कोई पेशेंट किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, मैनिफेस्टेशन मतलब साइन सिम्टम, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो चेंजेज इन यूरिनेशन पैटर्न,
मतलब यूरिनेशन पैटर्न है उसमें चेंजेस हो जाएगा। क्या चेंजेस हो जाएगा? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब बार बार यूरिनेशन होगा। डिक्रीज आउटपुट, आउटपुट है वो कम हो जाएगा। और यूरिन है उसका अपीयरेंस फॉमी या क्लाउडी होगा। फॉमी मतलब क्या है कि यूरिन का अपीयरेंस है वो मिल्की कुछ व्हाइटिश टाइप से अपीयर होगा। उसमें हेमेचूरिया भी हो सकता है, मीन्स ब्लड का अपीयरेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि एडिमा, पेशेंट पे एडिमा होगा। एडिमा क्या है कि अगर प्रॉपर किडनी फंक्शनिंग नहीं हो रहा है तो ऐसे पेशेंट में फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है। जब फ्लूइड का रिटेंशन होने लगता है तो उसके कारण लेग्स में स्वेलिंग, एंकल्स में, फीट में, फेस में स्वेलिंग अपीयरेंस होता है, तो उसी को टर्म देते हैं एडिमा। नेक्स्ट फैटिक, फैटिक मीन्स क्या है कि एनर्जेटिक नहीं रह पाना, कुछ भी काम करे तो बहुत जल्दी थकान आना। नेक्स्ट है कि इचिंग, इचिंग मीन्स है क्या है कि स्किन में इचिंग होते रहना। नेक्स्ट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब क्या है कि बीपी का इंक्रीज हो जाना, रेज बीपी बढ़ जाना। नेक्स्ट पेशेंट में क्या है कि एनीमिया जो पेशेंट सीकेडी से सफर कर रहे होते हैं, सीकेडी मीन्स क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होता है कि ये इरिवर्सिबल चेंजेज होता है, मतलब जो पेशेंट सीकेडी से सफर कर रहे होते हैं वो ठीक नहीं होता है, वो पेशेंट को फिर फर्दर किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होता है या तो डायलिसिस में रहना होता है। और एक होता है AKI, सीकेडी क्या है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, और एक होता है AKI। AKI क्या है कि एक्यूट किडनी इंजरी, इसे ही पहले से हम लोग जानते थे। एक्यूट रीनल फेल्यूर, ये क्या होता है कि रिवर्सिबल चेंजेस होता है, मतलब जैसे जो AKI के पेशेंट है उनका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये ठीक हो जाते हैं। तो और क्या है कि एनीमिया, एनीमिया क्या है कि अब जो पेशेंट सीकेडी से सफर कर रहे होते हैं वो एनीमिक होते हैं। क्यों? क्योंकि किडनी एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटीन। जो क्या करता है कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। किस लिए? आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, एरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन के लिए। अब वैसे पेशेंट जिनका किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है या तो कम प्रोडक्ट फंक्शनिंग है तो उस पेशेंट में एरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन कम हो जाता है या तो बंद हो जाता है। तो उस पेशेंट को वैसे पेशेंट को क्या बोन मैरो को कोई स्टिमुलेट नहीं करता है, तो बोन मैरो को अगर किडनी स्टिमुलेट नहीं करता है तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी लो हो जाता है या तो कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी के ही अंदर होता है। तो ऐसे पेशेंट को जो सीकेडी पेशेंट होते हैं उसमें एरिथ्रोपोइटिन का बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग आर्टिफिशियली एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है नोजिया। नोजिया क्या है कि वॉमिटिंग का फीलिंग, मतलब वॉमिटिंग का फील आना। तो चूंकि जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं उनके यूरिया क्रिएटिन का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता, जब वो चूंकि वो हमारे लिए मेटाबॉलिक वेस्ट है, जब मेटाबॉलिक वेस्ट का प्रॉपर नॉर्मली एक्सक्रीट नहीं, नेचुरली एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है तो उसे बॉडी एक्सक्रीट करना चाहता है, इसीलिए हम लोग को वॉमिटिंग फील आता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगना, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होना, मेंटल कंफ्यूजन होना। नेक्स्ट क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ सीकेडी। हम लोग को जो किडनी डिजीज का पेशेंट उसके हम लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे उसे ठीक करते हैं। तो अगर पेशेंट सबसे पहले डायबिटिक है तो उसे हम लोग उस पेशेंट का डायबिटिक को हमें कंट्रोल रखना चाहिए, शुगर लेवल को कंट्रोल रखना चाहिए, बीपी को भी कंट्रोल रखना चाहिए। और डाइटरी मॉडिफिकेशन, मतलब कि उसका डाइट में चेंजेस करना चाहिए। क्या चेंजेस लाना चाहिए? किडनी फ्रेंडली डाइट देना चाहिए। किडनी फ्रेंडली डाइट मतलब लो साल्ट कंटेनिंग फूड देना चाहिए जिसमें सोडियम कम हो, पोटेशियम कम हो, फास्फोरस कम हो। तो ये आयंस अगर कम रहेगा तो किडनी का वर्कलोड कम हो जाएगा। नेक्स्ट लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंजेस अगर पेशेंट है या तो कोई अगर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहा है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब क्या होता है कि वैसा लाइफ स्टाइल जिसमें कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं हो, उसी को सीडेंट्री लाइफ स्टाइल कहते हैं। नो फिजिकल वर्कआउट। और तो पेशेंट को क्या प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, और अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो इमीडिएटली रोक देना चाहिए। प्रॉपर मेडिकेशन फॉलो करना चाहिए। जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के डॉक्टर होते हैं। नेक्स्ट जब मेटाबॉलिक वेस्ट का अगर नेचुरली एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है तो हम लोग उसे आर्टिफिशियली रिमूव करते हैं,
और वही प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं या हीमोडायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या बच जाता है कि किडनी ही ट्रांसप्लांट कर दे। अब हमें हेल्दी किडनी के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा किडनी हेल्दी रहे? तो प्रॉपर प्लेंटी ऑफ वाटर लेना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्दी वेट को मेंटेन करना चाहिए, किडनी फ्रेंडली डाइट लेना चाहिए, किडनी फ्रेंडली फूड लाइक लो साल्ट फूड ले, प्रोसेस्ड फूड को इग्नोर करें, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखना चाहिए, बीपी को भी मेंटेन रखना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए, लो अल्कोहल इनटेक को भी कम करना चाहिए, फिर बंद कर देना चाहिए, प्रॉपर स्लीपिंग लेना चाहिए और नेफ्रोलॉजिस्ट के सजेशन के अकॉर्डिंगली मेडिकेशन लेना चाहिए। थैंक यू।